Hello friends, I am Abhishek Kumar and a chartered accountant by profession and I think आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा HPCL के रिगार्डिंग कि मैं कैसे सिलेक्टेड हुआ। एक्सेप्ट HPCL मेरा 9 PSU से ज़्यादा क्लियर हुआ था एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको CBT का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया हूँ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर द CA, CMA एंड MBA जो कि फाइनेंस डोमेन में आना चाहते हैं, PSU एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम को टैकल करके। सो एग्ज़ाम्स कैटेगरी जो भी मैंने निकाला था ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द क्वालिफाइड एग्जाम्स। देन इस वीडियो में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं CBT का एग्जाम पैटर्न कि किस तरह से आता है। देन आफ्टर द रोल ऑफ द PIQ एनालिसिस जो कि हम लोग का बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। देन हम सेक्शन वाइज आपको बताएंगे कि जनरल के लिए थ्योरी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, देन आफ्टर द प्रोफेशनल सेक्शन द फाइनल टिप्स जो भी है वो मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करूँगा। सो स्टार्ट करता हूँ। सो दिस वन इज द पैटर्न PYQ एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग को PYQ एनालिसिस करना चाहिए जिससे कि हम लोग का मार्क्स एज कम्पेयर टू द विदाउट PYQ एनालिसिस किस तरह से इन्हेंस कर पाएंगे। देन आफ्टर जनरल सेक्शन के बारे में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK GS जो भी हम लोग से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेगा स्पेसिफिक टॉपिक वाइज। देन आफ्टर दिस थ्योरी सिलेक्शन। थ्योरी सिलेक्शन में स्पेसिफिकली हम लोग को कुछ कुछ एग्जाम इस तरह के होते हैं जिसमें कि हम लोग को थ्योरी में ही लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के नाबार्ड, एक्सिम बैंक एंड सम PSU में तो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। देन आफ्टर प्रोफेशनल सेक्शन स्पेसिफिकली फॉर द CA, CMA एंड MBA कैंडिडेट्स जिनको कि प्रोफेशनल वेटेज ही 50% या फिर कि उससे हायर रहता है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन दी मॉक टेस्ट कि कैसे मॉक टेस्ट को हम लोग एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे एंड एट द एंड में हम लोग का जो एग्ज़ाम रहेगा उस दिन हम लोग को क्या करना चाहिए। एंड मैं इस पे वापस आऊँगा आफ्टर ऑल द डिस्कशन कि हम लोग फाइनल डिसीजन पे पहुँच पाएँ। सो दिस वन इज़ द PYQ एनालिसिस, रोल ऑफ द PYQ एनालिसिस। सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम आप देने के लिए जा रहे हो अगर उसका PYQ अवेलेबल है तो आई थिंक उसको आपको हमेशा ही सॉल्व करके जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेक्निकल सब्जेक्ट है हम लोग का प्रोफेशनल नॉलेज से पूछ रहा है तो प्रोफेशनली वेटेज कितना है। कभी-कभी किसी-किसी एग्ज़ाम में कंपनी लॉ को मोर देन 30-40% से ज़्यादा कंपनी लॉ ही पूछता है। तो उस टाइम पे आपको स्पेसिफिकली अपना डेडिकेशन कंपनी लॉ पे देना पड़ता है। किसी-किसी एग्ज़ाम में अकाउंट्स के रिगार्डिंग सेम रहता है, सो वो आपको इससे ही रिकॉग्निशन का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल स्पेशली फॉर द CA कैंडिडेट्स हम लोग को एसए का सारा नॉलेज होता है, बट हम लोग को इंटरनल ऑडिट का एसए का या फिर कि कॉस्ट ऑडिट का एसए का ये सब का कोई नॉलेज नहीं होता है। एंड पावर ग्रिड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया था कि इंटरनल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट का भी एसए के रिगार्डिंग ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपको PYQ एनालिसिस के ही बेसिस पे पता चल पाएगा कि हाँ, किस तरह का रेलिवेंट क्वेश्चन सब वो लोग पूछ रहे हैं। किसी-किसी एग्ज़ाम में सेबी के भी रिगार्डिंग पूछा जाता है, बुल पूछा जाता है, कैंडलस्टिक पूछा जाता है, तो ये सब आपको स्पेसिफिकली PYQ एनालिसिस से ही पता चल पाएगा। किसी-किसी एग्ज़ाम में MIS टॉपिक्स भी रहता है, सो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, किसी में ERP के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब रहेगा। सो ये सारा एनालिसिस आप PYQ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके ही आप दे पाओगे। सेकेंड वन इज़ द वेटेज मैपिंग जो कि मैंने आपको बता दिया है। कंपनी लॉ के लिए स्पेसिफिकली वेटेज डिस्क्राइब रहता है। देन आफ्टर अकाउंट्स के लिए अलग से वेटेज रहता है एंड लगभग वही वेटेज में नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन सब पूछा जाते हैं। देन आफ्टर डिफिकल्टी बेंचमार्क, आप एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर आप एक बार पूरा का पूरा PYQ दो अपने से बिना कुछ भी पढ़े हुए या फिर कि बिना कुछ भी चेक किए हुए। देन आफ्टर आपको पता चलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ आपका मार्क्स कितना आ रहा है। अगर वो हायर देन कट ऑफ है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा क्या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो पूछा था क्या वो बेसिक या फिर कि ईजी लेवल में पूछा था, क्योंकि टफ आ जाएगा तो फिर आपका कट ऑफ शायद क्लियर ना हो, तो आपको उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देन आफ्टर अगर वो आपको कट ऑफ के नीचे आ रहा मार्क्स तो फिर आपको स्पेसिफिकली सेक्शन वाइज आपको लिखना पड़ेगा। अकाउंट्स में ये टॉपिक था, देन आफ्टर लॉ में ये टॉपिक था, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देन अनदर वन इज द टाइम एलोकेशन। मोस्टली PSU एग्जाम सब में
कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द जनरल सेक्शन मैथ एंड रीजनिंग के कारण हम लोग टाइम के बेसिस पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग का 10 to 15 मार्क्स ऐसे ही छूट जाता है, जो कि एट द एंड में हम लोग का कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कि पीएसयू का पीवाईक्यू ही अगर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें हमेशा ही अपने साथ में स्टॉप वॉच लेके बैठें एंड देन साथ साथ में सेक्शन वाइज आप देखें कि आपका कितना टाइम में कंप्लीट हो पा रहा है। आई थिंक मेजर इशू इसमें ये आ जाता है। इसके बाद भी एक इशू जो क्रिएट हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप जब अपने घर पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा ही चिल इन्वायरमेंट में आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, तो लेकिन सेम इन्वायरमेंट आपको एग्ज़ाम सेंटर पे आपको नहीं मिल पाएगा। सो आप अपने साथ में 5 मिनट्स कम से कम बफर रखें, जिसके के अकॉर्डिंग आप टाइम एलोकेट कर पाओगे। सो इसमें मैं ये भी बता दिया हूँ कि किस तरह से मैंने पीवाईक्यू को यूज़ किया था। मैंने मिनिमम 1 ईयर पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना ही चाहिए, कहीं से भी अवेलेबल करा के। टेक्स्ट बुक इसका सोर्स हो सकता है, स्पेसिफिकली सीए इंस्टीट्यूट्स जो कि प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग वेरियस क्लासेस आर देयर, यूट्यूब वीडियोज़ आप रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है, देन प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू के ही एनालिसिस के बेसिस पे जो इस ईयर के पीवाईक्यू जो बने हुए हैं, तो आप उसको रेफ़र कर पाओगे। तो ये आपके लिए एक गुड टू गो हो जाएगा। देन टैग एवरी क्वेश्चन बाय द टॉपिक वाइज, बिल्ड फ्रीक्वेंटली प्रायोरिटी लिस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कि आप वेटेज के अकॉर्डिंग आप एलोकेट करोगे। एक और चीज़, अगर आप स्पेसिफिकली कोई एक एक एग्ज़ाम को लेकर के अगर आप प्रिपेयर करने वाले हो, तो आप उस पे स्टिक रहो, आप उस पे ही पूरा नॉलेज डाइवर्ट कर सकते हो। बट स्पेशली जो भी वर्किंग सीए, सीएमए अदरवाइज़ एमबीए हैं, तो अ, ये सारे जैसे-जैसे वैकेंसी आता है उस बेसिस पे प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आप इस बेसिस पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आप अ, सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करो, देन उसके बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ये वेरी गुड रहेगा फॉर आपके लिए। देन आफ्टर रीअटेम्प्ट पीवाईक्यू इन द टाइम एंड एग्जाम लाइक कंडीशन, अगर एंड देन जब आप एग्जाम दे चुके हो पीवाईक्यू का, देन उसके बाद आप एनालिसिस करो। एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पीवाईक्यू के रिगार्डिंग। देन उसके बाद आप एक दिन 2 दिन या फिर 3 डेज के बाद आप एक बार और वही पीवाईक्यू दे के देखो कि आपसे सारा सारा क्वेश्चन सब बन पा रहे हैं या फिर कि नहीं बन पा रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, जो मेरा गलत हो रहा था वो अभी भी गलत हो रहा है, क्योंकि मैं उसी माइंडसेट पे स्टिक हूँ। तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन होगा, स्पेशली आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो, बिकॉज़ क्वेश्चन सब सेम पैटर्न पे आते हैं, उसी को ही मोल्ड करके अलग अलग वेरियस वे में पीएसयू क्वेश्चन पूछती है। बेसिक ही क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, अदरवाइज आप कोई भी नहीं निकाल पाओगे इसमें। देन हम लोग आ जाते हैं जनरल सेक्शन, जो कि हर एक के लिए एक नाइटमेयर की तरह है। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है हम लोग के पास में मैथ्स। मैथ्स का प्रिपरेशन मैंने आदित्य रंजन सर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, एंड अदर स्पेशल टीचर्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उसको अवेल करना चाहते हो, तो वो बेटर सोर्स होते हैं। जनरली मैथ्स में आपको स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन सब अवेलेबल होंगे। नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन सब अवेलेबल होंगे। सो आप क्या चीज़ कर सकते हो, आप कोई भी एक प्लेलिस्ट ले लो, ज़्यादा टाइम का मत लो, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम एलोकेट करने का ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्लेलिस्ट ले लो, आप उसके बेसिस पे बस एक टाइम आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी एग्ज़ाम से पहले आपको निकाल लो, एंड देन उसके बाद पूरा मैथ का टॉपिक वाइज आप सॉल्व करो, वीडियोस देखो, एंड देन आफ्टर उसका क्वेश्चन सब सॉल्व करो, एंड कहीं कहीं से क्वेश्चन सब निकाल लो, एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करके देखो क्या वो आपसे प्रिपेयर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अदरवाइज आप कोई भी पीवाईक्यू ले लो किसी भी पीएसयू का, एंड देन उसको सॉल्व करके देखो। इस वे में आई थिंक आपका मैथ्स का जो एक्यूरेसी है, स्पीड आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन विद इन योर माइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में कोई कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा। सो आप इस बेसिस पे आप कर पाओगे। किसी किसी में डाटा इंटीग्रेशन इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब पूछता है, एग्जांपल के लिए पाई चार्ट एंड दिस वन द परसेंटेज। तो ये सब के रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई कोई टॉपिक उठा करके। आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इफ पॉसिबल, अदरवाइज उसमें फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर पाओगे।
देन फॉर द रीजनिंग के लिए आपको मेजर जो क्वेश्चन को आपको मेजरली किसी का वीडियो देखने का आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मेजरली हम लोग फोकस कर सकते हैं लाइक सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक्स, देन आफ्टर द पजल्स, ये सब बेसिक क्वेश्चन सब रहते हैं। अगर आईबीपीएस अगर कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम्स तो आप समझ लीजिए आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब मैक्सिमम आएंगे। अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफिकली अगर पीएसयू करा रहा है तो उस टाइम पे ये सब के रिगार्डिंग टफ क्वेश्चंस आपके पास में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आईबीपीएस करा रहा है तो इस टाइम पे आपको इसके रिगार्डिंग दिमाग में रखना पड़ेगा। सो रीजनिंग के रिगार्डिंग मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सबको आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। मैक्सिमम क्वेश्चन सबको स्पीड के बेसिस पे चेक करो। फॉर एग्जांपल एक भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो 5 टू 10 मार्क्स को कवर करता है। सो 5 टू 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप टाइम देख लो कि हाँ ये विद इन द 5 मिनट्स होना चाहिए था और मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा है। एंड फॉर द पजल्स मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 सिनेरियो एक साथ क्रिएट किया करो। आप क्वेश्चन पढ़ो, देन आफ्टर पजल्स में आप टिक करते जाओ, जो भी ए बी सी डी जिस अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप साथ में और करके 2-3 रखो, जिसमें कि आप क्योंकि किसी में क्या होता है कि प्रीवियस वाला आ जाता है, देन आफ्टर आपको पता चलेगा वो लेफ्ट टू राइट था, देन आफ्टर राइट टू लेफ्ट है, तो उस एट द एंड में ये आपका हेल्प कर पाएगा। देन फॉर द इंग्लिश आई थिंक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स के लिए इंग्लिश अच्छा होता है। सो अगर आपको इसके भी रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ना है तो आप इंग्लिश का लेक्चर एक बार रेफ़र कर लो। अदर देन डैट आप चाहोगे तो आप डेली न्यूज़पेपर आप यूज़ कर सकते हो। द हिंदू अगर आपको पॉसिबल हो, अगर आपके पास में टाइम हो तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में बैठ के आप द हिंदू पढ़ सकते हो। स्पेशली वोकेबलरी आपका इन्हेंस कर पाएगा। देन फॉर द ग्रामर सेक्शन मैं यही बोलूँगा कि आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अवेलेबल है, जिसमें कि 120 रूल्स के बारे में बता देगा। देन आफ्टर आप कोई भी स्पेसिफिक बुक ले सकते हो, जिसमें कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर कि एक्टिव पैसिव वॉइस एंड अदर्स एरर्स जो भी आते हैं वो सारा इसमें आपका टैकल हो पाएगा। फॉर द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आई थिंक ये प्रैक्टिस से आता है। आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पहले क्वेश्चन अगर पढ़ सकते हो, पॉसिबल है तो वो पढ़ो, साथ में आप आंसर सब देखना स्टार्ट करो, तो ये आपके लिए बेटर होगा चॉइस। फॉर द जीके सेक्शन मैं बस यही रिकमेंडेड करूँगा कि जीके में 2 तरह का जीके आता है, एक स्टैटिक जीके आएगा एंड देन एक करंट अफेयर्स आएगा। सो फॉर द स्टैटिक जीके आई थिंक हम लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज पॉलिटी ऑफ द इंडिया। सो वो आपको बेसिक प्रोवाइड कर पाएंगे फॉर द स्टैटिक जीके। सो आप कोई भी छोटा मोटा बुक रेफ़र कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज गैदर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हो। फॉर द करंट अफेयर्स देयर इज़ वन परचम क्लासेस है जिससे कि मैंने प्रिपरेशन किया था। उन्होंने वीकली एंड मंथली डाला रहता है सारा करंट अफेयर्स। सो वो आप टैकल कर सकते हो। विद डैट उनका बैंकिंग का अलग से आता है, तो बैंकिंग के भी रिगार्डिंग आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर द करंट अफेयर्स। देन आपको मिनिमम 30 टू 40 क्वेश्चन आप कंबाइन करके ही आप प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। मैथ का स्पीड आप मेंटेन करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रीजनिंग में भी सेम टू सेम आपको ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग ये सब बेसिक है, जिसमें कि आप प्रिपेयर कर लोगे तो फिर आपका मार्क्स इन्हेंस कर देगा। रीडिंग हैबिट आपको मेंटेन कर सकते हो तो मेंटेन कर पाओ। देन आफ्टर दी सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, जिससे कि आपको टाइम बाउंड आप रह पाओगे एंड आपको हेल्प हो पाएगा। देन एरर आपको हमेशा ही नोटिस करना है कि किस चीज़ में मुझे क्या इशू आ रहा है। टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, देन आप टीचर चेंज करो, टीचर चेंज करके आप अनदर यूट्यूब वीडियो रेफ़र करो, तो फिर वो आपका हेल्प कर पाएगा। या फिर कि आप मोर प्रैक्टिस उसमें रिक्वायर्ड है तो आप मोर प्रैक्टिस उसमें दो। मैं जनरल सेक्शन पे इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस डाल पा रहा हूँ क्योंकि जनरल सेक्शन के ही बेसिस पे आई थिंक कट ऑफ डिसाइड होता है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज में आपको जितना आ रहा है उतना ही अनदर सीए या फिर सीएमए को आ रहा है, लगभग। बट जनरल सेक्शन ऐसा है जिसमें कि कोई भी सीए, सीएमए, एमबीए कोई भी प्रिपेयर करके नहीं आता है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हो तो आपका अपने आप मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा और आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्योरी सेक्शन।
किसी किसी एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन करके रखा है, एग्जिम बैंक में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, नाबार्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। सो ये सब अपने अपने रेलेवेंस के अकॉर्डिंग आपसे प्रोफेशनल टॉपिक्स पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आपको बेसिक जो इसमें आपको मेंटेन करके रखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है प्रीवियस ईयर का, उस पे आपको कमांड होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लैपटॉप पे या फिर कि कंप्यूटर पे वहाँ पे टाइप करके लिखना है, तो आपको उसका प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। साथ में आप गवर्नमेंट स्कीम्स को अगर उसमें इंटीग्रेट करके अगर आप शो कर पाते हो, तो फिर आपका वो चांसेस बढ़ा देता है। क्योंकि फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप गवर्नमेंट स्कीम का अगर आप बता पा रहे हो, सारा पीएसयू एंड गवर्नमेंट एग्जाम है, तो वो लोग समझ पाएंगे कि हाँ, ये कैंडिडेट को नॉलेज है गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग, कि हेल्प हो पाएगा आपको। एंड ये एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम बेसिस पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आ रहे हो, तो वो किस किस गवर्नमेंट स्कीम के साथ में इंटीग्रेटेड है, किस किस मिनिस्ट्री के साथ में इंटीग्रेटेड है, ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। देन करंट डाटा मीन्स द करंट अफेयर्स। अगर आपको कुछ भी अगर उसके रिगार्डिंग अगर पता है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछ लिया जीडीपी के, तो जीडीपी में अभी बेस ईयर चेंज हुआ है, उसके बारे में आप लिख दो। उसके साथ साथ में जीडीपी ग्रोथ किस तरह से शो हो रहा है वो लिख दो। एज कम्पेयर आरबीआई किस तरह से उसको मॉनिटर कर रहा है, इसके बारे में लिख दो। इस तरह से आपको परसेंटेज फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में अगर आप लिख पा रहे हो, तो ये आपको एज प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द अदर देन डैट। इंग्लिश में भी कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, लाइक द रिपोर्ट राइटिंग, लाइक द सम अदर्स आर देयर। सो आप इसमें भी बेसिक आप यूट्यूब पे वीडियो एक बार चेक कर लो। देन आफ्टर आप खुद से प्रिपेयर करो लेटर राइटिंग, रिपोर्ट्स, ये सब के रिगार्डिंग, तो आपको मार्क्स इन्हेंस कर पाएंगे। देन 100 टू 150 वर्ड्स यही मेजर रहता है, जिसमें कि आपको चेक करके रखना है। देन लिंक्ड एवरी स्कीम, आपको हर एक स्कीम के साथ में उसमें आपको डालना है। एंड लास्ट में आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर आपको पॉसिबल है तो, कि आप जो डाटा जो इंटीग्रेट कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, क्या वो करेक्ट है नहीं है। आप प्रिपरेशन के टाइम पे आप ये सब चेक कर सकते हो। देन द मेजर सेक्शन, द प्रोफेशनल सेक्शन, जो कि हम लोग को टैकल करना है। हैव एवरी कैंडिडेट्स को यही इशू होता है कि प्रोफेशनल सेक्शन में मुझे क्या पढ़ना है, क्या मैं स्टार्टिंग टू एंड तक अब मैं सीए का बुक दोबारा से पढूँ, या फिर सीएमए का बुक्स को दोबारा से पढूँ, फाउंडेशन को फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट देखना पड़ेगा, ये सब के रिगार्डिंग। तो इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग जिसमें कवर करने वाले हैं, वो अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्स एंड कॉस्टिंग एंड एफएम रहेगा। देन ऑडिट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी किसी एग्जाम में ये रोल प्ले करता है, तो हम लोग इसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द अकाउंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, अकाउंट्स के लिए हम लोग क्या करें, तो अकाउंट्स में आपको चेक करना पड़ेगा पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे, कि हम लोग के फाउंडेशन या फिर कि 11-12 से भी क्या क्या टॉपिक सब वो लोग पूछ रहे हैं या फिर कि नहीं पूछ रहे हैं। मेजरली जो फाउंडेशन पार्ट से जो कवर किया जाता है वो होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर रहता है। देन रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा। देन लेजर बुक्स या फिर कैश बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब रहेगा। कैश बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब का इंटीग्रेशन रहता है। समटाइम जनरल एंट्री पूछ लेंगे आपसे बेसिक। सो आपको ये सब बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए एज ए क्वालिफाइड आप हो। सो आप हम लोग भूल जाते हैं टाइम के साथ में, बट आपको एक बार जाना पड़ेगा वापस, और एक बार जा कर के उसको आप दिमाग में ले आओ, तो फिर आप भूल नहीं पाओगे उसे। तो ये आपके लिए बेसिक रहेगा। देन एएस, फॉर द इंटर लेवल के लिए एएस हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सो अगर उस कंपनी को एएस ही उस पर अगर एएस अप्लीकेबल है एज कम्पेयर टू द इंडियंस, तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि वो एएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब पूछें। तो एएस में जो मैक्सिमम जो हम लोग को चाहिए होता है, वो उसका नेम एंड नंबर पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन सब इसके ही बेसिस पे रहता है। एंड उसके साथ साथ में कुछ स्पेसिफिक डाटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं वो लोग। कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकते हैं। स्पेशली आपको रेवेन्यू पे ध्यान देना पड़ेगा। देन लीजेस पे ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज इसमें दोनों ही कवर होते हैं। देन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये सब आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। देन एक आता है एएस नंबर 4 या फिर कि 5 है, उसमें प्रायर प्रायर पीरियड एरर्स को आप किस तरह से शो करोगे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा।
सो ये सब बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको एएस के रिगार्डिंग आपको टैकल करना पड़ेगा। तो आपको फाइनल का तो पहले से ही नॉलेज होगा। एंड अगर आप मिनिमम मिनिमम एएस के रिगार्डिंग लेटेस्ट रिकैप्चुलेट होता है आई थिंक फॉर द सीए कैंडिडेट्स उनके आईसीआई की बुक्स में। देन आप कोई भी बेसिक अगर आप चैट जीपीटी को भी अगर आप लिख दोगे एएस का नेम एंड नंबर, तो फिर वो आपको बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करता है। बेस्ट सोर्स है आई थिंक। अगर आपको मिनिमम टाइम में अगर आपको प्रिपरेशन करना है एएस के रिगार्डिंग, तो आप उसमें डाल दो एंड वो आपको पूरा पूरा डिटेल्स वर्जन में आपको प्रोवाइड कर देगा कि किस तरह से एएस है एंड देन उसका एप्लीकेबिलिटी किस तरह से होता है। देन आपसे सीबीटी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन सब पूछ सकता है। तो आई थिंक चैट जीपीटी को आप मेजरली इसमें यूज़ कर सकते हो। देन इंडियस के लिए भी सेम ही रहेगा। नेम एंड नंबर आपको देखना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी का डेट्स इसमें पूछता है कि कब से ये एप्लीकेबल हुआ था। इसका बोर्ड आपसे पूछ लेगा, एएस के लिए कौन सा बोर्ड आया था एंड इंडियस के लिए कौन सा बोर्ड आया था। देन स्पेसिफिक इंडियस का जो बेसिक नॉलेज जो आपसे पूछेगा वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं, लीजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हम लोग के अकाउंट्स के सेक्शन में रहता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में ही आपको घुमा करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर रहना पड़ेगा पहले से ही। देन द शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट, मैक्सिमम बच्चे जो है इसको इग्नोर कर देते हैं कि शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट कितने हैं। आई थिंक 7 है। तो उसमें भी आपको शेड्यूल आपको कैप्चर करना पड़ता है कि अगर शेड्यूल नंबर 3 है तो उसमें क्या सब कवर है। देन आफ्टर शेड्यूल नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको सीएसआर के रिगार्डिंग बताता है। एंड अगर आप हमसे पूछो कि लॉ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप क्या है, तो लॉ के रिगार्डिंग मैं बता दूंगा सीएसआर है, बोनस है, या फिर कि बाईबैक है, देन आफ्टर राइट इशू है, देन आफ्टर यही मेजर मेजर टॉपिक्स हैं जिसपे कि क्वेश्चन सब मैक्सिमम मैक्सिमम रहता है। तो आपको याद करके रखना पड़ेगा। देन ये था अकाउंट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग लॉ पे आ जाते हैं। लॉ में आपसे कॉरपोरेट लॉ मेजर एरिया कवर करेगा। विद डैट आपको अदर लॉ भी पूछा जा सकता है। सो फॉर अदर लॉ आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, एक सोगा आ जाता है, देन आईबीसी आ जाता है, फेमा एंड फेरा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं, सेबी के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें प्रोमिसरी नोट, देन उसमें चेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे कि 30 डेज 3 मंथ्स क्या होएगा। ये मेजर मेजर क्वेश्चन सब आपको टैकल करना पड़ेगा। आपको बस बेसिक देखना पड़ेगा हर एक का कि एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट क्या है। देन सोगा के रिगार्डिंग वारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद फिर आईबीसी में आपको 180 डेज का कंप्लायंसेस देखना पड़ेगा, टोटल कितना मैक्सिमम डेज हो सकता है। फेमा फेरा में आपको लिमिट्स चेक करना पड़ेगा। ये आपको अदर्स के लिए है, जो आपको अदर्स लॉ जो सेक्शन रहेगा। देन कॉर्पोरेट के लिए कंपनी कंपनी एक्ट जो कि मेजर एरिया जो आपका कवर करेगा, उसमें आपको लिमिट्स और डेज आपको याद रखना पड़ेगा। लिमिट्स एंड डेज से मेजर मेजर क्वेश्चन सब रहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको सीएसआर का लिमिट्स आपको सारा सारा पता होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम। देन आफ्टर आपको बाईबैक अगर आप कर रहे हो तो उसमें ढेर सारा लिमिट है। देन सेक्शन नंबर 54 है, उसके रिगार्डिंग आपको सारा सारा लिमिट्स याद रहना चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर है, वुमेन शेयर होल्डर है, ऑडिट कमेटी है, या फिर कि इंटरनल ऑडिट है। तो ये सारा में आपको सेक्शन उसका लिमिट्स आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। देन डेज के रिगार्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि एजीएम कितना दिन में आपको बुलाना पड़ेगा। देन बोर्ड मीटिंग कितना टाइम्स होता है विद इन द ईयर। ये सारा सारा आपको कोरम के रिगार्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। मीन्स वाइल अगर आप कॉर्पोरेट लॉ को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप स्टार्ट टू एंड एक बार पढ़ो, कोई भी नोट्स निकाल लो। देन आप उसमें थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करो, डेली एक चैप्टर कम से कम कवर करने का ट्राई करो। एंड देन आपको सारा सारा चीज़ सब पहले से पढ़ा हुआ है, आप एक बार बस पढ़ लोगे, वापस से हाईलाइट कर लो बस उसे। आपको बस एग्जाम से पहले वही हाईलाइटेड पोर्शन को वापस से जाके देखना है। अदरवाइज आप लिमिट्स का कोई पीडीएफ अवेलेबल है तो वो निकाल लो, आप उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि यही आपका मेजर मेजर कवर कर देगा। देन कंपनी लॉ में जो मेजरली जो हम लोग भूल जाते हैं वो आ जाता है फॉर्म्स के रिगार्डिंग। कभी कभी DIR 3 DIR 5 ये सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा DIR इसमें कवर हो रहा है, एनजीटी कौन सा है, एडीटी तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इनका लिमिट्स पूछा जाता है।
फ्रॉड हुआ है उसका लिमिट पूछा जाता है। तो ये सब आपको बेसिक आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। पेनल्टी आपको सेबी के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि सेबी में किस तरह का पेनल्टी लगेगा अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो। अदर देन दैट पेनल्टी आई थिंक मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है टॉपिक्स में। देन आपको चैप्टर वाइज हाईलाइट करके रखना पड़ेगा मेन टॉपिक्स को, तो आपका कॉर्पोरेट लॉ कम से कम इससे कवर हो जाएगा और बेस्ट वे में कवर हो पाएगा। साथ में एट द एंड में आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर एंड नेम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में आपको सेक्शन नंबर के भी रिगार्डिंग क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। आपको सारा सेक्शन नहीं याद करना है, वो पॉसिबल भी नहीं है। आपको बस मैक्सिमम मैक्सिमम आपको जो भी लगता है, जैसे बाईबैक का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 54 है, ये CSR का सेक्शन है, वो आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। जो भी आप चैप्टर वाइज जब आप पढ़ रहे हो तो फिर आप इंटरलिंक करके अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको बेसिक तो सारा पता है, तो फिर ये आप कवर कर पाओगे। ये सारा सारा लॉ के रिगार्डिंग था। देन हम लोग GST एंड डायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग हम लोग जान लेते हैं, एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। सो GST के रिगार्डिंग मैं हमेशा से रेफ़र किया हूँ लेटेस्ट रिकैप्चुलेट, जो कि GST के बुक्स में एट द एंड में रहता है। उसमें पहले से ही सारा सारा डेट्स, लिमिट्स, एग्जेम्पशन लिमिट्स, सारा सारा उसमें मेजर पॉइंट सब पहले से दिया हुआ रहता है, तो आप उसको कवर कर सकते हो। देन कस्टम लॉ आ जाता है। कस्टम लॉ के रिगार्डिंग आपको बेसिक आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ साथ में आपको प्रोटेक्टिव ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सारे के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है कवर करना। देन वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, डेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन, लिमिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, एज वेल एज फ्रेट चार्जेस, ये सब के रिगार्डिंग कितना परसेंटेज आएगा, ये सब आपको एक बार कस्टम लॉ में एक बार आपको रीचेक करना पड़ेगा। साथ में आप हाईलाइट कर लो, बहुत बेटर हो जाएगा। देन GST के रिगार्डिंग मैंने पहले ही बोल दिया है, आपको स्पेसिफिक डेट्स, लिमिट्स, एग्जेम्पशन ये आपको कवर करना है। देन GST एप्लीकेशन डेट, कभी कभी आपसे GST का एप्लीकेशन डेट्स क्यों कब से एप्लीकेबल हुआ है, किस ईयर से एप्लीकेबल हुआ है, देन कौन सी कमिटी थी जो कि उसको फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड की थी, कैलकर कमिटी उसको बोलते हैं, देन किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है, देन कौन से लिस्ट में वो कैप्चर किया जाता है, लिस्ट नंबर में उसका क्या है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एंड कस्टम एक्ट, ये सारा सारा 83 एंट्री लिस्ट है, तो ये सब के भी रिगार्डिंग 82 83 ये सब एंट्री लिस्ट है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। देन हम लोग के पास में आ जाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपको चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट सा चैप्टर सब अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो फिर आप उसमें जाओ। ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, जैसा कि हम लोग में फाइनल में पूछा जाता था। इसमें आपको बेसिक टैक्स रेट पूछ लेगा, जो कि आपको नॉलेज में होना चाहिए। डोमेस्टिक कंपनी है तो उसमें क्या टैक्स रेट है, फॉरेन कंपनी है उसमें क्या टैक्स रेट है, साथ साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका टैक्स रेट बताना पड़ेगा आपको। TDS का क्या रेट है, TCS का क्या रेट है, कोई भी न्यू चेंजेज आया तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है क्वेश्चन पूछे। देन चैप्टर वाइज बेसिक लिमिट आपको पता होना चाहिए। देन कभी कभी हम लोग से 92A है आई थिंक, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। देन 44AB के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ऑडिट के रिगार्डिंग, बुक्स मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, ये सब बेसिक बेसिक रहेगा जो कि आपको कवर करना पड़ेगा। देन अनदर पॉइंट जो कि हम लोग भूल जाते हैं वो होता है GSTR फॉर्म्स, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि इसके भी रिगार्डिंग क्वेश्चन रहता है। ITR के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा, एक होता है सुगम होता है, एक होता है सुलभ हो सकता है। तो ये सब के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कौन सा ITR फॉर्म हम लोग को भरना है, कौन सा डेट तक भरना है, इस पर क्या डेट अप्लीकेबल आता है, ये सब आपको कवर अप करके चलना है। देन कॉस्टिंग में हमेशा ही आपको एक चीज़ याद रखना है कि मेजर टॉपिक्स जो है इंटर से पूछे जाएंगे, ना कि फाइनल से। फाइनल में मैक्सिमम जितना भी मैंने देखा है सारा सारा इंटर का ही टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन सब पूछा रहता है। देन इसमें स्पेसिफिकली वो लोग थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन सब रहते हैं। साथ साथ में कंप्यूटेशन अगर आपसे पूछेगा अभी तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, बोले इसका वेरिएंसेस निकाल के बताओ, मटेरियल वेरिएंसेस, इस पर आपको एक कमांड रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। साथ साथ में EOQ एंड अदर्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आप उसको टैकल कर सकते हो। बाकी फाइनल के एग्ज़ाम, फाइनल जो हम लोग का जो टॉपिक है उसमें से कोई कोई मेजर टॉपिक्स अगर क्वेश्चंस में रहते हैं तो वो रहता है, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चंस में वैसा कोई मेजर टॉपिक्स आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। देन हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बात कर लिए। देन उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन द मेजर टॉपिक्स। अब कॉस्टिंग में ये भी एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट टेकल आ जाता है, जैसे कि मेजर टॉपिक के बीच में आपको डिफरेंसेस पूछ लेगा, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस आपको कोई थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं पूछेगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही पूछेगा। बट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक वर्क में जॉब लगेगा, कि बैच है ये, कि सर्विस कॉस्टिंग है, कि प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। साथ में कॉस्टिंग का एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, नेचर के बेसिस पे, देन उसके बाद फिर किस किस बेसिस पे कॉस्टिंग को हम लोग बांटे हैं, ये सब टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। देन उसके बाद कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अप्रोप्रिएशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, ये तीनों जो कि मेजरली इसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चन रहता ही हर एक पीएसयू एग्जाम में कि क्या है ये। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि वो टॉप जो आपको क्वेश्चन है वो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग है कि एलोकेशन के रिगार्डिंग है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हम लोग टॉपिक जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें रेशियो रहता है मोस्टली। मेजर जो क्वेश्चन जो आपको कवर करेगा वो रेशियोज के ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस कवर करेगा। साथ में कुछ कुछ टॉपिक्स वाइज रहता है जो कि हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं आवर फाइनल एग्जामिनेशन में, बट यही सब मेजर मेजर टॉपिक से ये लोग क्वेश्चन सब पूछ देते हैं। एक्विजिशन, मर्जर्स, ये सब के भी रिगार्डिंग वेरियस थ्योरीज है, उसके रिगार्डिंग आपको थ्योरी टॉपिक्स में पूछ लेते हैं। साथ में आपका कोई भी बाहर में इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी आपको चेक करना पड़ता है। एनपीवी के रिगार्डिंग, पेबैक पीरियड के रिगार्डिंग, ये आपको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर आपको टिप्स पे होना चाहिए अगर आपको कवर करना है फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें भी आप अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अगर कवर करना है तो आप एक बार बस ऊपर ऊपर से अपनी किताब को रेफ़र करो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, देन उसको कवर कर लो। सो ये आपको टॉपिक कवर हो पाएगा। देन हम लोग आ जाते हैं ऑडिट और एमआईएस पे। एमआईएस टॉपिक के रिगार्डिंग पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ईआरपी के रिगार्डिंग किसी रेलिवेंट पीवाईक्यू पीएसयू के रिगार्डिंग में ये पूछता है। अदर देन डैट आई थिंक किसी में भी नहीं पूछता है मैक्सिमम। तो ये आपको पीवाईक्यू के एनालिसिस से पता चल पाएगा, या फिर कि उनका कोई भी सिलेबस दिया हुआ है, अगर उसमें एमआईएस है तो फिर आपको उसको कवर करके चलना पड़ेगा। सो ये एमआईएस के रिगार्डिंग है। आपको बेसिक आपको एमआईएस का पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एमआईएस आपको पता होना चाहिए। आप इसमें सिंपल सा चैट जीपीटी का यूज़ करो, आप उसमें आपको टॉपिक वाइज जो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। साथ साथ में कोई अगर न्यू टॉपिक अगर आपसे पूछने वाला है, आपको पता है कि शेयर मार्केट के भी रिगार्डिंग होगा, तो आप उसका बेसिक जो है पीवाईक्यू एनालिसिस एंड चैट जीपीटी के रिगार्डिंग आप उसका हेल्प लेके कर सकते हैं। देन फॉर द ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका आर्टिकलशिप अगर ऑडिट में हुआ है तो आपको आई थिंक चेक करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग है। साथ में आपको नेम एंड नंबर ऑफ ऑल ऐसे एसआरई या फिर कि इंटरनल ऑडिट का या फिर कॉस्ट ऑडिट का इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका नेम एंड नंबर क्या है। देन टाइप्स ऑफ ओपिनियन मेजरली ये पूछता है कि ऑडिट मेटर्स, यूएम पैराग्राफ, ओएम बेसिक्स, ये सब पूछेगा। उसके बाद बेसिक्स ऑफ ऑल ऐसे अगर आप एक बार अगर आपको टाइम मिले तो फिर आप ऐसे सबको एक बार और रिविजिट कर लो। अदरवाइज इसमें आप क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बेसिक ही रहेगा, आप इसको टैकल कर पाओगे। लिमिट्स ऑफ कारो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, जिसमें कि लिमिट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा, ना कि कोई भी स्पेसिफिकली कारों के रिगार्डिंग कि हाँ इसमें क्या चीज़ रहेगा। आपको कारों का टोटल नंबर याद होना चाहिए, लिमिट्स याद होना चाहिए, किस पे अप्लीकेबल नहीं है वो याद होना चाहिए। देन कंपनी ऑडिट में और सेक्शन नंबर ये स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि कंपनी ऑडिट के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन सब रहेगा। आपको 139 से आई थिंक 142 समथिंग इसमें सेक्शन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो 146 147 सेक्शन तक जाता ही है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये बेसिक है आपको। साथ में सेक्शन में सब सेक्शन भी अगर आपको याद अगर हो सकता है तो आप याद कर लो। साथ में गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, उसमें कौन अपॉइंट करता है, कितने डेज में अपॉइंट करता है, ये सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन सब मेजरली पूछे जाते हैं। देन मैं वापस एक बार रिविजिट कर देता हूँ आपको। सो हम लोग ने पीवाईक्यू एनालिसिस देख लिया, जनरल सेक्शन के बारे में मैंने बता दिया, थ्योरी सेक्शन के बारे में बता दिया, प्रोफेशनल सेक्शन के बारे में बता दिया। मॉक टेस्ट आपको देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपके पास में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है तो फिर आप उसको टैकल कर सकते हो। एंड एट द डे ऑफ एग्ज़ाम आपको बस क्या करना है, अगर आपका कोई भी कंपनी लॉ है उसका स्पेसिफिक लिमिट्स है तो आप उसको एक बार रीचेक कर लो।
ऐसे का नेम एंड नंबर को आप रीचेक कर लो, एएस का नेम एंड नंबर को आप रीचेक कर लो, कोई भी मैथ के रिगार्डिंग आपके पास में 15 मिनट्स का कोई भी छोटा छोटा वीडियो है वो आप चेक कर सकते हो, तो ये सब आपको हेल्प कर पाएंगे। देन दिस वन इज द फाइनल टिप फॉर द सक्सेस, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप कम से कम 2-3 ही आवर पढ़ो दिन भर में, बट पढ़ पाओ। देन रिवीजन साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे, आप लिमिट सारा सारा भूल जाओगे, तो फिर आप एग्ज़ाम में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि मोर देन डैट है या फिर कि इक्वल्स टू है या फिर कि इक्वल्स टू और मोर देन डैट है, ये भी आपको याद रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन मॉक एनालिसिस आपको करना है एंड एट द एंड में आपका भी सिलेक्शन तो पक्का है। सो दिस वन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। सो फिर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ एंड आप बता देना आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच।